इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चा, अब देखो हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो देख बच्चा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम उस इवेंट को बोलते हैं बेटा जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस करे, है ना बच्चा। जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस करके बाहर निकलेगा बेटा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं बेटा ये एक छोटा सा एरिया मान लो, ये हमारा है डीएस। कैसे एरिया है बच्चा, ये ऐसे एरिया है ना। तो देख बच्चा, इस एरिया के जो परपेंडिकुलर लाइन होगा बेटा उसको मैंने कहा एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू डीएस, है ना बेटा। डीएस से परपेंडिकुलर ऐसा एरिया बेटा, तो ऐसे है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो देखो बच्चा, ये डीएस को अगर मैं एन कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब मेरा बन जाएगा ये डीएस वेक्टर। बोल बच्चा, है ना। किसी भी क्वांटिटी को अगर तुम बेटा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो क्या बन जाता है बेटा, वेक्टर बन जाता है ना। अब देखो हम कहेंगे बेटा कि इस एरिया से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इसको क्रॉस करेगा बेटा तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहलाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा बेटा डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना बेटा। कहेंगे इस छोटे से एरिया से जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है बेटा वो क्या है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना बच्चा। तो नेट फ्लक्स मुझे निकालना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना बच्चा। अब देखो मान लो बेटा अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से थीटा एंगल पे है ना बच्चा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से बेटा अगर थीटा एंगल पे होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा तुम दो कंपोनेंट बोल सकते हो ना, ये बोल सकते हो ई कॉस थीटा और ये बन सकते हो बेटा ई साइन थीटा, है ना। तो देखो जो तुम्हारा फॉर्मूला है बच्चा, है ना, ये क्या बन जाएगा, ई डीएस कॉस थीटा, है ना बच्चा, इज इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग बेटा, ई कॉस थीटा इंटू डीएस, है ना बच्चा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट इंटू डीएस। बोलो बेटा, हो सकते हैं ना। इसको हम बोल सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया से परपेंडिकुलर हो, समझे बच्चा। ठीक है, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा बेटा यूनिट, ये क्या था बेटा वोल्ट पर मीटर, ये था बेटा वोल्ट पर मीटर, और ये क्या है बेटा मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या होगा बोलो, वोल्ट मीटर ना बच्चा, वोल्ट मीटर ना, है ना। इसका हमारा ऐसा यूनिट क्या बन गया बच्चा बोलो, वोल्ट मीटर बन गया। अब तुमको दिख ही रहा होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चा, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होगा, बताने की जरूरत नहीं है, है ना। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही होता है बच्चा क्या, स्केलर प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, अब देखना बच्चा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं, है ना बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो क्या कहते हो, लाइंस जब पास पास होती हैं बेटा, है ना, तो हम क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्गर फील्ड, है ना बच्चा। दूर दूर होती है तो क्या बोलते हो, वीकर फील्ड बोलते हो ना बच्चा। लाइंस अगर पास पास हो तो क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्गर फील्ड, है ना बच्चा। लाइंस अगर दूर दूर पास करती हो तो क्या कहेंगे, बोलो वीकर फील्ड, है ना बच्चा। तब सोचो लाइंस पास पास या दूर दूर का मतलब क्या है, कोई पूछे पास पास दूर दूर का मतलब क्या है, तो उसको ऐसे देखो कि अगर तुम कोई एरिया सोच लो, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में अगर तुम कोई एरिया सोच लो, है ना। जैसे मान लो मैंने सोचा एक एरिया ए का, तो एक एरिया ए को सोचोगे तो क्या कहोगे कि देखो इस एरिया में कितना लाइन पास किया, 3 लाइन पास किया ना, है ना बच्चा। अगर इतना ही बड़ा एरिया मैं अगर ऐसे बनाऊं तो क्या उतना ही फ्लक्स, उतना ही लाइन पास किया, नो सर। नहीं ना बच्चा।
इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत, है ना बच्चा। कैसे बच जानेंगे, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया, बोलो बच्चा, नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, है ना बच्चा। 1 मीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ लाइंस अगर ज्यादा पास कर रही हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बच्चा, है ना। और अगर यूनिट मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर नंबर ऑफ लाइंस कम पास कर रही हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कंपेयर्ड बाय नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। यस सर। यस हो सर। सकते हैं ना बच्चा? तो देखो, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया क्या हो गया, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, है ना बच्चा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नंबर ऑफ लाइन से भी कंपेयर कर सकते हैं। समझ गया बच्चा? बोलो, क्या कहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कंपेयर्ड, है ना बेटा। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, किससे, बाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, है ना बच्चा। सॉरी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया, है ना बच्चा। जैसे कि मान लो अगर यहां मैं एक एरिया बनाया, दूसरा एरिया बनाया, अब सोचो अगर मैं एक और एरिया बनाता, ऐसे बनाता, है ना बेटा, तो देखो, तो ये सबसे बड़ा एरिया बनाना बेटा, बोलो, ये सबसे बड़ा एरिया है ना। तो इसको अगर मैं एरिया ए बोल दूं, इसको एरिया बी बोल दूं, इसको एरिया सी बोल दूं, तो क्या देख पा रहे हो बेटा, जितना फ्लक्स ए से है उतना ही फ्लक्स बी से है। बोलो, दोनों में नंबर ऑफ लाइन कितना क्रॉस किया, 2 नंबर ऑफ लाइन 2 क्रॉस किया ना, और यहाँ भी 2, लेकिन इसमें कितना है, 3 इसका मतलब मोर देन लेस देन 5c। बोलो बच्चा, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? तो देखते बच्चा, अगर मैं कहूं यहां वेक्टर साइन हमें क्या बतलाना चाहता था, सोचते हैं ये वेक्टर साइन हमें क्या बतलाना चाहता है, तो कहेंगे डायरेक्शन। कैसे, तो कहेंगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा हो बच्चा, तो सिर्फ ये डायरेक्शन काउंट नहीं करना है तुमको सिर्फ वही डायरेक्शन काउंट करना है बेटा जो डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर हो। बोलो बच्चा, है ना। और इसी डायरेक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट किया, है ना। बोलो, बात समझे। और इसलिए हमारा रिजल्ट ए बी cos थीटा आया। बोलो, है ना बच्चा। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में जो डायग्राम बनता है बच्चा, है ना, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बेटा, या डायरेक्शन होता है, या दोनों होता है? बोलो तो बच्चा, दोनों होते हैं। दोनों होता है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। इसका हाँ, मतलब मुझे, अगर मैं नंबर ऑफ लाइन की बात कर रहा हूं, है ना बेटा, तो फिर मुझे इस बात पे सोचने की जरूरत नहीं है बच्चा कि लाइंस कैसे पास कर रही हैं। बोलो, बात समझा ना। लाइन किस तरह से पास की, परपेंडिकुलरली पास की, या एंगल में पास की, या तिरछा पास की, उससे कोई मतलब हमको नहीं होना चाहिए, है ना बेटा, क्योंकि लाइंस में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना बेटा। तो लाइंस की तुम बात कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जिम्मेदारी वो लाइन ले लेगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस हमें ये देखना है कि लाइन क्रॉस किया या नहीं किया। समझ गया बेटा? फटाफट लिख ले इसको। सर सर हाँ बोल बच्चा। सर जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सर, वो किसी एरिया से किसी एंगल पे है, तो सर जैसे साइन में भी साइन थीटा भी एक कंपोनेंट आता है, मतलब जो
एरिया है उसके पैरेलल कहेंगे। हाँ बच्चा तो हम बिल्कुल। लोग हमेशा कॉस को ही क्यों लेते हैं, या एक तुम परपेंडिकुलर? बताओ क्या वो लाइन एरिया क्रॉस किया बेटा? नहीं, क्रॉस तो नहीं की। हाँ, तो फ्लक्स का मतलब भी क्या होता है? क्रॉस करे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस करे तो इस इवेंट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ओके सर। समझ गए? यस सर। लिख ले बच्चा फटाफट। बेटा सब लोग अपना माइक बंद कर ले बेटा। अथर्व पूछ रहा है कि आईआईटी और एमआईटी के एंट्रेंस में कौन ज्यादा इजी होता है? देखो बेटा, अगर क्वेश्चंस की बात करोगे तो क्वेश्चंस का लेवल तो आईआईटी का ज्यादा टफ होता है। क्वेश्चंस का लेवल जो है बेटा वो ज्यादा आईआईटी का टफ होता है, लेकिन एमआईटी का कंपटीशन ज्यादा डिफिकल्ट है। कंपटीशन डिफिकल्ट है, सब्जेक्ट का रेंज बढ़ जाएगा, इंग्लिश देखना पड़ेगा तेरे को, है ना? गर्वित पूछ रहा है ओसिलेशन वाले डाइपोल क्वेश्चन कराओगे क्या? नहीं कराया बेटा, इसलिए मुझे लगा तुम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंफर्टेबल नहीं होगे, इसलिए नहीं कराया क्वेश्चन। हो गया बच्चा? सर बस एक मिनट। लास्ट पॉइंट लिखा है नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। ठीक है बच्चा? टेस्ट में ग्रेविटेशन नहीं आएगा बच्चा, जहां तक पढ़ाया गया वहीं तक आएगा, फ्लक्स तक ही आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक ही क्वेश्चन आएगा। देखो बेटा, चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है कि इन ए रीजन ऑफ स्पेस, इन ए रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक field is given as E vector equal to alpha I cap plus beta j cap plus gamma k cap। ठीक है बच्चा? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा। ठीक है? कहता है फाइंड
फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, है ना बच्चा, किससे, तो थ्रू एन एरिया, थ्रू एन एरिया ऑफ, थ्रू एन एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए। ठीक है बच्चा। पहला सवाल, प्लेस्ड, प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है बच्चा। बी हमारा है प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। ठीक है बच्चा। सी हमारा है प्लेस्ड इन जेड एक्स प्लेन। ठीक है बच्चा, चलो करो। AY स्क्वायर के कैप। स्केलर है बच्चा, इसमें आई कैप जगह नहीं आएगा। A गामा स्क्वायर, ए मतलब गामा ए स्क्वायर। आगे बढ़ो। दूसरे का बीटा ए स्क्वायर, तीसरे का अल्फा ए स्क्वायर। उल्टा कर दिया तुम सेकंड थर्ड में। हाँ सर, उल्टा हो गया, मतलब जो नहीं है उसी को लेना है। सही बात। बाकी बच्चों करो। देखो बेटा, फ्लक्स बनाने के लिए क्या बोलना चाहिए हमें, फ्लक्स बनाने के लिए बोलना चाहिए कैसा, एरिया परपेंडिकुलर इनटू डीएस, है ना बेटा। तब सोचो, जो पहला हमारा बेटा एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड ना बेटा। इसका मतलब फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो मुझे बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट, है ना बच्चा। और दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है बच्चा, तो अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब यहाँ एस हो जाएगा, बोलो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गामा इंटू ए स्क्वायर। और अगर बी की बात करूं बेटा, तो बी वाले के लिए क्या कहेंगे हम, बी वाले के लिए क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ना बच्चा, इसका मतलब अल्फा ए स्क्वायर। और सी की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, इसका मतलब बीटा ए स्क्वायर। ठीक है बेटा। देख बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा गिवन है अल्फा आई कैप। ठीक है, कहता है सवाल फाइंड
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया स्क्वायर के शेप का बेटा एरिया है गिवन। ठीक है, कैसा एरिया देखो बच्चा, ये हमारा है बेटा एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ऐसा होना चाहिए बेटा जेड एक्सिस, है ना। तो देखो बेटा पहला जो हमारा एरिया है स्क्वायर का, ये ऐसा स्क्वायर है, कैसा हो गया, ये एक्स वाई प्लेन में हो गया है ना, ये ए हो गया। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट एरिया। ठीक बच्चा, दूसरा हमारा देखो एरिया, दूसरा हमारा एरिया ऐसे है बेटा, ये लाइन जेड के है पैरेलल, ये भी हमारा स्क्वायर है। ठीक है बच्चा, तीसरा हमारा ऐसे एरिया है, ये भी स्क्वायर है बच्चा, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है बेटा, है ना, वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे है, ये भी स्क्वायर है। तीनों से निकालो फ्लक्स, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट का 0 सर। बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। फर्स्ट 0 बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ो। सेकंड का अल्फा स्क्वायर सर, सेकंड अल्फा स्क्वायर, सेकेंड का अल्फा ए स्क्वायर, हाँ ये भी ठीक है। सर थर्ड का अल्फा स्क्वायर बाय 2। हाँ सर, थर्ड थर्ड का अल्फा स्क्वायर बाय 2। अल्फा ए स्क्वायर बाई 2, चेक करो अच्छे से। अल्फा फर्स्ट का 0, सेकेंड का अल्फा ए स्क्वायर, थर्ड का अल्फा √3 ए स्क्वायर बाई 2 होगा बच्चा। साइन से होगा बेटा ना, वो एरिया का ये वाला कंपोनेंट लेंगे बच्चा, बोलो, है ना। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना साइन 60। सब लोग ये बात समझ गए बेटा, सर बोलो। सर जो थर्ड वाला था सर, उसमें हम लोग नॉर्मल उसके या परपेंडिकुलर नहीं देखेंगे? हाँ वही तो किया, वही नहीं किया बच्चा। देखो ये ऐसा हमारा था ना, बोलो एरिया, और ये एंगल था इतना बेटा हमारा 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे था ना, बोलो। यस सर, यस देखो सर, अगर ये एंगल यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एंगल कितना है 60, तो ये एंगल 90 है बच्चा, तो ये भी कितना हो गया, ये हो जाएगा 13 है बेटा, बोल। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कितना कंपोनेंट हो जाएगा, E cos 30। 30, समझ गए अब। यस सर। कहता है बेटा ये मान ले बेटा एक्स एक्सिस, और ये मान ले बच्चा वाई एक्सिस, ठीक है, सॉरी, अल्फा एक्स के कैप, ठीक है बच्चा। और स्क्वायर हमारा ऐसे है बेटा, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू 2a, इसके बीच में ऐसे रखा है हमारा स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो इस स्क्वायर से तुमको फ्लक्स निकालना है,
करो। दीपक अल्फा सी एक्स पार्ट ए में क्यूब √3a/2 का बी स्क्वायर नहीं करना होगा बचाना। √3a/2 का स्क्वायर 3 होगा, √3/2 अलग हो जाएगा बाहर। अल्फा एक्स ए स्क्वायर अल्फा एक्स ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं, चेक करो। अल्फा कांस्टेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चा। So 3 alpha a square by 2. 3 अल्फा ए स्क्वायर A बाई square by 2. 2। 2. सर ठीक है, अल्फा ए स्क्वायर बाई 2। ए क्यूब 3/2 अल्फा ए क्यूब आएगा। अल्फा ए क्यूब आएगा, ए की पावर 4 आएगा सर। सर में ए क्यूब आएगा। सर इंटीग्रेशन में सर एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर तो है ही सर एरिया। नहीं, एक्स स्क्वायर क्यों होगा बच्चा? दिमाग लगाओ, सोचो। चलो देखो बच्चा, देखो यहां से हम लोग एक्स डिस्टेंस पे पहले तो एक बात देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा के कैप के डायरेक्शन में है ना, के कैप में है मतलब किधर की ओर हो गया, बाहर की तरफ। ठीक है बच्चा, अब यहां से एक्स डिस्टेंस पे एलिमेंट्री लेंगे बेटा dx का। बोलो क्यों लेंगे बताओ एलिमेंट्री? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है बेटा एक्स कोऑर्डिनेट। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ऐसे पॉइंट जिनका एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है बच्चा, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना बेटा। इसलिए क्या किया हमने, ऐसा एलिमेंट्री लिया। इससे क्या फायदा हो बताओ? तो कहोगे इस एलिमेंट्री में देखो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट इस पूरे एलिमेंट के लिए हमारा है बेटा कांस्टेंट, है ना। तो देखो तो बच्चा इस एलिमेंट की बात करें तो इसका छोटा सा एरिया ds कितना होगा बेटा, ये होगा a dx ना। बोलो ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कहें बेटा कि फ्लक्स कितना, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू ds। ये हो गया बेटा हमारा अल्फा x और ds हो गया बेटा हमारा a dx होगा। बोलो ठीक है। तो फाई क्या हो जाएगा बेटा, बोलो फाई हो जाएगा बेटा अल्फा a इंटू एक्स डी एक्स, है ना। 0 टू सॉरी a से लेकर के बेटा 2a। इसका मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू a इंटू 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 अल्फा a क्यूब। समझ गया बेटा? नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा के कैप में है और डिपेंड कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है के कैप में बाहर की तरफ, है ना बेटा।
लेकिन डिपेंड कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे। अब देखो बच्चा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ई डॉट बी ईडीएस है बेटा। तो अगर वो ई डॉट डीएस है बेटा, तो ई डॉट डीएस एक स्केलर प्रोडक्ट है बच्चा, है ना। ई डॉट डीएस में आएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है बेटा, नेगेटिव भी हो सकती है, बोलो, है ना। तो ई डॉट डीएस की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है ना बेटा। तो फिर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या समझेंगे, है ना। उसी के बारे में लिख रहा हूं मैं, साइन कन्वेंशन फॉर फ्लक्स। ठीक है बच्चा। तो देखो, सबसे पहली बात लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना बेटा, इमर्जिंग फ्रॉम area is considered positive flux, है ना बेटा, and terminating to an area, है ना बेटा, is considered नेगेटिव फ्लक्स। समझा बच्चा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हें किसी एरिया से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है बेटा, तो तुम बोलोगे पॉजिटिव फ्लक्स है। ठीक है बच्चा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया में इंटर करता हुआ दिखे बेटा, है ना, तो हम बोलेंगे कैसा, नेगेटिव फ्लक्स है ना बेटा। इमेजिन करो, मान लो कि इस कमरे की इस दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करे बेटा, और यहां से बाहर निकल जाए, है ना। तो हम यहां से खड़े खड़े क्या बोलेंगे, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस दीवार से बाहर निकल रही है बेटा, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स है, और इस दीवार में इंटर कर गई तो यहाँ नेगेटिव फ्लक्स है। समझ में आया बेटा? ठीक है। अब देखो, जैसे कि बच्चा, है ना, अगर तुम एरिया चुनो, है ना बेटा, तो एरिया इज एज्यूम्ड वेक्टर है ना बच्चा। एरिया को क्या माना गया, यहाँ वेक्टर माना गया बच्चा, है ना। कहा था ना डीएस वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया, डीएस को एन कैप से मल्टीप्लाई करके, है ना बच्चा। ध्यान देना, हम लोग बोलेंगे बेटा कि फॉर प्लेन एरिया फेस इन व्यू has direction towards viewer side। समझा बच्चा? अगर ये प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया का डायरेक्शन, तुम्हें अभी ये फेस दिख रहा ना बेटा, अगर तुम्हें ये फेस दिख रहा है तो तुम्हारे लिए ये एरिया का डायरेक्शन ऐसा हो गया, बाहर की तरफ, देखने वाले की तरफ। समझा बेटा? किसी प्लेन एरिया का डायरेक्शन किधर बोला जाएगा, देखने वाले की तरफ। जो उस एरिया को देख रहा होगा बेटा, उसी की तरफ माना जाता है। बात समझ गए बच्चा? जैसे मान लो इस एरिया की बात करूं मैं, तो ये जो एरिया है तुम्हारे हिसाब से इसका डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है ना बच्चा, लेकिन मेरे लिए इसका डायरेक्शन मेरी तरफ है। तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये एरिया अपोजिट डायरेक्शन में है। बोलो बच्चा, ये बात समझ में आती है ना? तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये एरिया, मेरे हाथ का एरिया अपोजिट डायरेक्शन में है ना बच्चा, है ना? अब सोचो, अब देखो बेटा, मान लो अगर मैं कहूं ये जो पेंसिल है बेटा, ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, ये इसका एरो मार्क हो गया। तो बताओ अभी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा दिख रहा है, बाहर निकलता हुआ या इंटर करता हुआ? बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलता हूँ। तो तुम कैसे बोलोगे फ्लक्स, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलोगे। तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? सेम है। सेम है ना बच्चा, है ना? तो ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों था सेम डायरेक्शन में। Yes. तो तुम्हें बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव है, सही ना?
अब सोचो, Yes. अगर इसी को अगर मैं बोलूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? ये नेगेटिव दिखेगा। इंटर करता हुआ मुझे दिखेगा, इंटर करता हुआ, Yes, sir. है ना? अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो चलो ये एरिया हो गया मेरी तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया बेटा अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, देखो। Yes, sir. इसका मतलब नेगेटिव फ्लक्स हो गया मेरे लिए। बोलो, बात समझ गए? सर ये क्या रिलेटिव क्वांटिटी हुई? फिर से बोलो। सर फ्लक्स तो फिर रिलेटिव क्वांटिटी हुई, मतलब वो तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सही बात। किसके लिए? लेकिन प्लेन भी। प्लेन के लिए, है ना बेटा, फॉर प्लेन। लेकिन वही तुम बोलोगे फॉर कर्व्ड एरिया, है ना बेटा, एरिया कैसा हो? कर्व्ड हो, है ना बेटा। तो फॉर कर्व्ड एरिया डायरेक्शन इज कंसीडर्ड, डायरेक्शन को माना जाता है, ठीक है? कैसा? नॉर्मली आउटसाइड। समझा बेटा? जैसे कि मान ले ये एक कर्व एरिया है बेटा, बोलो, है ना? तो इसका एरिया कैसे माना जाएगा? तो कहोगे देखो एरिया के परपेंडिकुलर, है ना बेटा। और कैसे? तो बोलोगे ना एक कर्व का अंदर हो गया, एक कर्व का बाहर हो गया बेटा, इसका मतलब एरिया वेक्टर कैसे होगा? बोलो, ऐसे हो जाएगा। बोलो, बात समझे? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, है ना बच्चा। अब देखो अगर मैं कहूं कोई कर्व एरिया है बेटा, है ना, ऐसा कर्व एरिया है ना, बोलो क्लोज्ड एरिया है मान लो 3 डायमेंशन, तो क्या बोलेंगे? इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे, इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे। जहां ड्रॉ करेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे? हमेशा बोलो सरफेस के परपेंडिकुलर, और कर्व के किधर? बाहर की तरफ। कर्व के है मेरा बाहर की तरफ, है ना। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये चूंकि क्लोज कर्व है ना बच्चा, तो कंफर्म हो गया कि इधर हो गया इनसाइड और इधर हो गया आउटसाइड। ठीक है बच्चा, फटाफट लिख लो। अच्छा राखी लिख रही है वीडियो ब्लर्ड है, वीडियो ब्लर्ड है क्या बेटा? वो तो साफ आ रही है आज तो। नहीं सर आज साफ अच्छा साफ है। साफ है साफ है। नोट कर लो। लिख ले बच्चा। सर हो गया। हो गया जी। चलो अच्छा। सर नीचे वाला पॉइंट पर अब हो गया बच्चा? Yes, sir. अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड कैसा बोलेंगे? मतलब क्लोज का मतलब क्या होगा? हमेशा होगा 3D में बेटा। क्लोज्ड एरिया हमेशा कैसा होगा? 3 डायमेंशन ना बेटा, जैसे क्यूब, जैसे कि स्फेयर, जैसे कि कोन, जैसे कि सिलेंडर, है ना बच्चा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स छूट गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, है ना बेटा। देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा बेटा कि इलेक्ट्रिक
flux through a closed surface placed in uniform electric field is always zero। बोलो बच्चा, होगा ये? बोलो बोलो, होगा? बोलो। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई क्लोज एरिया रखूं, क्लोज एरिया जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं बेटा स्फेयर, जैसे कि मैं कहूं बेटा स्फेयर, जैसे कि मैं कहूं एक क्यूब, है ना बेटा, एक स्फेयर या क्यूब ऐसे रख दो तो क्या कहोगे बेटा? जितना नंबर ऑफ लाइन यहां से इंटर करेगा बेटा, उतना ही नंबर ऑफ लाइन यहां से लीव करेगा। बोलो बेटा, बात समझ रहे हो ना? जितने नंबर ऑफ लाइन एक तरफ से इंटर कर रहा है बेटा, उतने ही नंबर ऑफ लाइन इस तरफ से निकल जाएगा ना। तो इंटर करने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव फ्लक्स। और बाहर निकलना क्या होगा बेटा? पॉजिटिव फ्लक्स, है ना। तो जितना फील्ड लाइन इंटर किया उतना ही फील्ड लाइन बाहर निकला दोनों केस में। इसलिए दोनों केस में क्या होगा बेटा? हमेशा नेट फ्लक्स जीरो होगा। बोलो बच्चा, होगा? ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है। अब चलो देखो, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, है ना बेटा? कैसा सरफेस? क्लोज सरफेस, है ना बेटा? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। समझा बेटा? मान लिया मैंने चार्ज कैसा हमारा है? पॉइंट चार्ज है। समझा बेटा? मान लो कोई पॉइंट चार्ज हो तो बेटा उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ना बेटा। उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, है ना। और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फ्लक्स बनेगा किसी क्लोज सरफेस से, हम उसकी बात करना चाहते हैं। ठीक है बच्चा? ठीक है। तो मैंने केस 1 लिया। केस 1 में क्या कहा मैंने कहा बेटा पॉइंट चार्ज is placed outside the surface। ठीक है बेटा? जो सरफेस हमारा है ना, उस सरफेस से बाहर में रखा हुआ है पॉइंट चार्ज। इमेजिन करो बेटा, एक कोई हमारा क्लोज सरफेस, ठीक है, इस क्लोज सरफेस के बाहर में एक पॉइंट चार्ज रखा है ना बेटा। और इस पॉइंट चार्ज से हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं बेटा, है ना। तो ध्यान देना बच्चा, इस पॉइंट चार्ज से अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहो तो कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे। बोलते बच्चा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया। और इस तरफ का लाइन ये नहीं किया। नो सर। बोलते जाना। नो सर। नो सर। यस सर। किया? यस सर। किया? यस सर। यस सर। नो सर। है ना। अब देखो बेटा, हमें डायग्राम में दो ऐसे लाइन दिखे बेटा जो पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा। बोलो यस सर। है ना। अब सोच के देखना बेटा, जो यहाँ पार्टिसिपेट किया ये, है ना, कोई भी लाइन जो एक तरफ से इंटर किया बेटा, वो एक तरफ से बाहर निकल गया। दिखा? एक तरफ से इंटर किया और एक तरफ से बाहर निकल गया, है ना। इसका मतलब इसमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए बताओ? जीरो। है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी क्लोज सरफेस से बाहर रखा हो तो उस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उससे इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स हमेशा कितना होगा? जीरो होगा, है ना बेटा। बोलो तो, ये क्लोज सरफेस अगर क्यूब हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो, सबके लिए एक ही बात है ना बच्चा? बोलो
Yes, sir. है कि नहीं? तो बोलो तो ऐसे मान सकते हैं कि नहीं बेटा कि क्लोज सरफेस स्क्वायर है, मान सकते हैं क्या? नो सर। क्लोज सरफेस स्क्वायर नहीं मान सकते ना, क्योंकि No, स्क्वायर क्या है, 2 डायमेंशन है ना बच्चा? यस No, सर। sir. सत्यम पूछ रहा सरफेस को टच करते हुए जाए तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा क्या? इसने कहा कि अगर मान लो जो ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ किया आपने, अगर मैं लाइन एक ऐसे ड्रॉ करूं, इसका टेंजेंट है ना, तो ये पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं ना बच्चा, जब तक सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा पार्टिसिपेशन नहीं माना जाएगा। नोट कर ले बच्चा। सर इसमें ई यूनिफॉर्म थोड़ी ना है। नहीं है तो सर ई दूसरी साइड अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये भी तो बात है कि जहां से इंटर करने को मिल रहा है वो एरिया छोटा है, और जहां से बाहर निकलने को मिल रहा है वो एरिया बड़ा है। बोलो है कि नहीं? इस तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है लेकिन एरिया छोटा है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है लेकिन एरिया बड़ा है ना बच्चा? सर तो फिर भी मतलब 0 तो होगा ही ना फिर। हाँ 0 तो पक्का है, बाकी नंबर ऑफ लाइन देखो ना, फ्लक्स का मतलब तो नंबर ऑफ लाइन ही होता है ना बेटा? बोल, फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइन होता है बेटा। जितना लाइन इंटर किया उतना लाइन बाहर निकल गया, नेट फ्लक्स 0 है। ठीक है, इरेज कर दूं? यस सर। अब देखो बेटा केस 2। एक बात समझो बच्चों, हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं, मान लो है ना, तुम अल्फाबेट भी पढ़ा था, लेके ए से लेके जेड तक पढ़ा था, है ना बेटा? तो तुम ए पढ़ा, फिर बी पढ़ा, फिर सी पढ़ा, फिर डी पढ़ा, है ना बच्चा? ठीक, किस लिए? ताकि आगे जाओगे बेटा, है ना, तो तुम्हें हर चीज का यूज आएगा, है ना? तो कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं बेटा हम लोग, तो पहले चैप्टर का हम लोग ए पढ़ते हैं, फिर चैप्टर बी पढ़ते हैं, फिर चैप्टर में सी पढ़ते हैं, है ना बच्चों? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें बच्चा हम लोग कि जब हमने बी और सी पढ़ लिया तो हम बी और सी का इस्तेमाल करें बच्चा, है ना? हम ए में उलझे ना रहें, है ना? बात समझे मेरी? कहने का मतलब ये था, जैसे कि मैंने फ्लक्स बताया तुमको E.ds, है ना? स्टार्ट मैंने किया बेटा वहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर मैंने तुमको बी बताया। बी मैंने क्या किया बेटा कि नंबर ऑफ लाइन से कंपेयर करना है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एरिया कैसा है, फील्ड कैसा है ना बच्चा? फिर मैंने क्या बताया तुमको कि डायरेक्शन कैसे देखना है, इंटर करने वाला पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, बाहर निकलने वाला पॉजिटिव, है ना बच्चा? तो अभी तुमको मैंने जब ये बता दिया बच्चा, तो अब तुम E.ds मत सोचो ना, बोलो, है ना? तुम्हें सोचने का तरीका ऐसे इंप्रूव ना होना चाहिए बेटा किसी भी चैप्टर में। जैसे पढ़ते जाए तो जो चीज अभी प्रेजेंटली पढ़ा है, जो चीजें अभी पढ़ी है प्रेजेंटली बेटा, है ना, उसको ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करो, ठीक है? तभी पकड़ बनेगी सब्जेक्ट पे। देखो बच्चा, अब आते हैं केस 2 में। केस 2 हमारा क्या है? देखो बच्चा, केस 2 हमने कहा कि पॉइंट चार्ज जो इस बार है बेटा वो सरफेस के अंदर है। केस 2 में क्या है? केस 2 में हमारा है बेटा पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इनसाइड सरफेस। समझा बच्चा? अब हमने कहा वही क्लोज सरफेस, वही हमारा क्लोज सरफेस, लेकिन अब हम सरफेस के अंदर चार्ज को प्लेस करेंगे। ठीक है बच्चा? अब देखो, मैं कहूं अगर इसमें अलग अलग सिचुएशन है ना, सिचुएशन क्या लिया मैंने? सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 मैंने कहा कि देखो बच्चा, चूंकि क्लोज सरफेस है तो ये क्लोज सरफेस तुम किसी भी तरह का मान सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है ना बच्चा? लेकिन इस पार्टिकुलर सिचुएशन में मैं क्लोज सरफेस को चुना, कैसा बेटा? स्फेयर। समझा बेटा? कैसे माना मैंने? स्फेयर माना, ठीक है? और कहा कि पॉइंट चार्ज कहां पे है? तो पॉइंट चार्ज हमारा है बेटा इस स्फेयर के सेंटर पे। समझा बेटा?
मैंने ये स्पेशल केस माना, मैंने ये स्पेशल केस माना। ठीक है बच्चा, क्या माना कि क्लोज सरफेस कैसा शेप का बच्चा, स्फेयर, है ना बेटा। और पॉइंट चार्ज कहां है बेटा, इस पे, है ना बेटा। अब सोच के बताना कि इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करोगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो बच्चा, ऐसे ड्रॉ करोगे ना बच्चा, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करोगे ना बेटा, बोलो। ठीक है, अब ये बताओ नेट फ्लक्स जीरो है कि नहीं है, नेट फ्लक्स जीरो है या नहीं, नो सर। नो सर, नहीं है। नहीं है ना, बोलो। साफ दिख रहा है बेटा कि यहां तो जितना नंबर ऑफ लाइन इंटर किया था उतना ही निकल गया था, लेकिन यहां से दिख रहा है क्या कि चारों तरफ से लाइन सिर्फ बाहर निकल रही है। इसका मतलब इस बार फ्लक्स तो जीरो नहीं होगा, ये पक्का हो गया कि फ्लक्स जीरो नहीं होगा। और अब चूंकि फ्लक्स जीरो नहीं होगा बेटा, तो फिर निकालना पड़ेगा, बोलो, है ना बच्चा। भाई अगर जीरो होता तो निकालने की जरूरत क्या थी, जीरो हो ही गया। लेकिन अगर जीरो नहीं है बच्चा तो निकालना पड़ेगा ना। अब जरा गौर करो बेटा, क्या तुम्हें देख पा रहे हो बेटा कि जितना भी एरिया है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से परपेंडिकुलर है, बोलो बच्चा, यस सर। है ना, एरिया से परपेंडिकुलर है बेटा। ठीक, और ये तुम जानते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ऐसा बना है ना बेटा, फ्लक्स बनाने के लिए उसमें एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना बेटा, यस स्केलर प्रोडक्ट में, यस है ना। तो अब देखो ध्यान से, तुम एरिया के बारे में भी तो ऐसे तुमने कहा था ना बेटा कि एरिया भी सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, बोलो। एरिया भी तो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस बार एरिया और फील्ड सेम डायरेक्शन में हुआ ना बेटा, देख लो ध्यान से, हर जगह जी, चाहे कोई भी पॉइंट लो, हर पॉइंट पे यही बात है ना बेटा, बोल। यस सर। तो अब देखो, अब मैं जब फ्लक्स निकालूं तो मैं लिखूंगा ईडीएस, बोल बच्चा। अब मुझे वेक्टर साइन की जरूरत नहीं, बोलो क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो, क्योंकि हर जगह एंगल जीरो है बेटा, है ना। अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, अब बोलो। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वेक्टर काम तो खत्म हो गया ना हमारा, वेक्टर काम तो नहीं है हमको, बिल्कुल से, मतलब मैग्नीट्यूड। तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट चार्ज की वजह से हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा या डिफरेंट होगा, सेम सेम होगा। तो क्या ऐसा बोल सकते हो कि इस एरिया के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यस सर यस तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लें, यस यस सर। तो क्या बच गया ये E इंटू एस। अब बोलो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से Q by स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई आर स्क्वायर, बोलो बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। यस सर। है ना बेटा। अगर इसका रेडियस मैं r मान लूं, है ना बेटा, तो डिस्टेंस तो आई ना हो गया बेटा यहां से, और स्फीयर का बोलो एरिया 4 पाई आर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या क्या दिखा कैंसिल होता हुआ, आर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई 4 पाई कितना आ गया आंसर, Q by epsilon naught। Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। अब जरा इस डायग्राम पे अच्छे से गौर करना, डायग्राम को अच्छे से देखना बच्चा, ठीक है। अभी अभी इस डायग्राम जो बनाया मैंने उसी को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, है ना, ठीक है। अब लिख रहा हूं क्या मैं, सिचुएशन 2, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम सिचुएशन 1 का, हम कॉन्सेप्ट इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चा। सिचुएशन 2 में क्या है देखो कि इस बार क्लोज सरफेस, है ना बेटा, तुम किसी भी टाइप का मान लो, एनी शेप, समझा बेटा, है ना। और पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने कहा कि तुम कहीं भी प्लेस कर दो, है ना, कहीं भी प्लेस कर दो, एनीवेयर का मतलब ये नहीं स्फीयर से बाहर निकाल दिया, बाहर नहीं निकालना है, उसके अंदर में रखना है, ठीक है बच्चा। तो देखो इस पे सरफेस किसी भी शेप का मान लिया बेटा, और चलो मैंने पॉइंट चार्ज को यहां रखा क्यू को। अब तुम देख के बताओ क्या सिमेट्रिकल है ये, क्या बोल पाओगे हर जगह फील्ड नॉर्मल है, नो सर।
क्या बोल पाओगे हर जगह फील्ड नॉर्मल है? नो सर। तो क्या बेटा ये बना पाओगे ऐसा कोई फंक्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से किस जगह पे कितना एंगल बन रहा है? बता पाओगे? नो सर। इसका मतलब बहुत साफ हो गया कि मैथमेटिक्स इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। बोलो यस सर। इससे कितना फ्लक्स होगा, है ना बेटा? ये मैथमेटिक्स नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हर जगह का हमको एंगल नहीं पता, एंगल किस तरह से वेरी कर रहे हैं भी नहीं पता। ये बात समझ में आई? तो अब यहाँ काम क्या आएगा बेटा? कॉन्सेप्ट। बस। अब यहाँ काम आएगा कॉन्सेप्ट। तो चलो बताओ, जो चार्ज यहाँ है बेटा वही चार्ज यहाँ रखा मैंने। अगर वो 10 माइक्रोकूलम था तो ये भी 10 माइक्रोकूलम है बेटा, है ना? अब मुझे बताओ, यहां अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस निकाली है, कितनी? 6 लाइन निकाली ना बेटा, 6 लाइन। तो यहां भी कितनी नंबर ऑफ लाइन निकालनी चाहिए मुझे? 6। मैं कहा था नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, पढ़ा था ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। याद है? यस सर। तो बता बेटा, जितना नंबर ऑफ लाइन यहां से निकलेगा उतना ही नंबर ऑफ लाइन यहां से भी निकलेगा, यस सर। है ना? इसका मतलब जितना लाइन यहां से पास किया उतना ही नंबर ऑफ लाइन यहां से भी पास करेगा। इसका मतलब जितना फ्लक्स वहां था उतना ही फ्लक्स यहां भी होगा। बोलो बच्चा, यस सर। बोलो। यस सर। कॉन्सेप्ट से सोचो, मैथमेटिक्स नहीं कर पाओगे, इसलिए उधर सोचो ही नहीं, कॉन्सेप्ट सोचो। क्या कोई ऐसा लाइन बन सकता है बेटा जो इस सरफेस से पास ना करे? नो सर। इसका मतलब जितना सरफेस से लाइन पास करेगा उतने ही फील्ड लाइन निकलेगा, या कहो जितना फील्ड लाइन निकलेगा उतना सारा पास करेगा, है ना बच्चा? तो ये भी हमारा जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन है बेटा वो सभी सरफेस से पास करेंगे ना। बोलो यस सर। इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन एरिया को क्रॉस करने वाला जितना वहां था उतना यहां भी होगा। यस सर। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज नंबर ऑफ लाइन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना? यस सर। फ्लक्स दोनों में सेम होगा। समझ में आया बेटा बात? यस है ना बेटा? अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब थोड़ा दिमाग लगाए बेटा कि अगर मैंने पॉइंट चार्ज क्यू कहा है ना बेटा? अगर मैं इस पॉइंट चार्ज क्यू को, है ना बेटा, यूं कह दूं कि Q/2 यहां पे है और Q/2 यहां पे है, तो इससे असर पड़ेगा क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं ना बच्चा? और कह दूं Q/3 यहां पे है, Q/3 यहां पे है, Q/3 यहां पे है, असर पड़ेगा क्या? नो नो सर। सर। इसका मतलब इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बोलो, है ना? तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया हमारा बेटा कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो चार्ज बाहर में है उसका फ्लक्स 0 होता है ना बेटा? और जो चार्ज अंदर में है उसका फ्लक्स Q/ε0 होता है ना बेटा? यही गॉस लॉ है और यही मैंने अभी प्रूव कर दिया। बात समझ में आया बेटा? यस। ठीक है, फटाफट लिख लो। हाँ, ये कह सकते हो बेटा, गॉस लॉ का डेरिवेशन कह सकते हो उसको तुम। डेरिवेशन क्या कहें यार, हम लोग की औकात क्या है कि हम गॉस लॉ को इक्वेशन को डिराइव करेंगे अपने साइंस लगा करके, है ना? बस गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट को समझो, उसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर दिया तुमको एक अलग भाषा में। फटाफट लिख लो। अमित लिखा है इस डेरिवेशन को बोर्ड में करें तो एक भी नंबर ना मिलता। सही बोल रहा है बात। इस तरीके से करोगे ना तो एक नंबर नहीं मिलेगा। थैंक यू सत्यम। देखा नहीं मैंने, अभी देख लूंगा, मैं कर लूंगा डाउनलोड।
देखो ऐसा भी नहीं है बेटा, बोर्ड में नंबर ऐसे खराब मिलते हैं, है ना, ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि गलत बात है, लेकिन ये पूरी तरह सही भी नहीं है ना। एक बार जान लो, टीचर्स जो होते हैं ना, बोर्ड के टीचर्स, ये बुरे लोग थोड़ी होते हैं, अल्टीमेटली दिल तो टीचर का ही होता है ना उनका, है ना। और हर टीचर भले ही वो कितना बोले तुमको, लेकिन हर टीचर ये बात जानता है कि वो टीचर ही है, वो साइंटिस्ट नहीं है ना। ठीक है, हर टीचर ये बात समझता है कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसका फ्रेश माइंड है, फ्रेश माइंड है तो उसका आईक्यू उसके टीचर से अच्छा ही होगा। अब यह बात है ना। यार दुनिया का हर टीचर बोले या ना बोले, तहे दिल से जरूर मानता है कि अगले आने वाली पीढ़ी अगर पिछली वाली पीढ़ी से ज्यादा आईक्यू वाली नहीं होगी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे कैसे बढ़ेगा, बोलो, डेवलपमेंट कैसे होगा, है कि नहीं, सोचो, Yes, sir. है ना। तो पक्की बात है ना। तो जब तुम बोर्ड में एग्जाम लिखते हो, कोई ऐसा तरीका लिखते हो बेटा जो टीचर को समझ में नहीं आता है ना, तो ऐसा मत सोचो कि तुमको फेल कर देगा, वो फेल बिल्कुल नहीं करेगा। वो एक तुमको नॉमिनल मार्क्स दे देगा, इतना मार्क्स दे देगा कि तुम शिकायत ना कर सको उसका। अगर 10 नंबर एक क्वेश्चन है, तुम्हारा डेरिवेशन का तरीका अगर सही नहीं लगा उसको, है ना, अगर तरीका सही नहीं लगा उसको, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में तुमको 6-7 मार्क्स देके छोड़ देगा। लेकिन ये नहीं कि 0 मार्क्स कर देगा या 1 मार्क्स कर देगा, नहीं। अगर तरीका वो समझ में उसको ना आए, लेकिन उसको लगता है कि हाँ ये रियल सही इसका है और इसमें कोई गलती नहीं है, तो मार्क्स देगा बेटा, ऐसा नहीं है ना। चलो आगे देखा जाए बच्चा। अब जो मैंने साबित किया है ना बच्चा, अभी जो हम लोगों ने प्रूफ किया बच्चा, उसी के लॉ को लिख लिया जाए, गॉसेस लॉ। तो देख बेटा, गॉस लॉ कहता है इफ ए क्लोज सरफेस, if a closed surface of any arbitrary shape is considered, है ना बेटा। इस बात को बेटा ध्यान रखना हमेशा तुम लोग। हालांकि तुम लोगों ने क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा, हालांकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, है ना, कि ध्यान रखें कि ये वर्ड यहाँ क्या लिखा है, कंसीडर्ड, मतलब ऐसा है नहीं, ऐसा माना गया है। कंसीडर करें तो, है ना। तुम लोगों ने बात नहीं पूछी कि चार्ज अंदर है तो इतना फ्लक्स, चार्ज बाहर है तो कितना फ्लक्स, है ना, लेकिन चार्ज अगर सरफेस पे होगा तो कितना फ्लक्स, ये कोई नहीं पूछा। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा तुम तो, है ना। लेकिन बच्चे पूछते हैं, ये बात हम समझे बच्चा, ये कंसीडर्ड है मतलब माना गया है ना। जो माना गया है वो तो है ही नहीं, है ना। अगर मैं कहूं कि मान लो तेरे पास फरारी कार है, ठीक है ना, तो तू फरारी कार लेके घूमने निकल जाएगा, जब वो है ही नहीं तेरे पास, तो घूमने कैसे जाएगा उसमें, है ना। तो जो है ही नहीं उसके ऊपर कैसे रखेगा उस चीज को, तो ये बात बहुत इलॉजिकल हो जाती है। इस बात ध्यान रखें, क्या है हमेशा ये बेटा, ये कंसीडर्ड है, मोस्टली इमेजिनरी सरफेस है। फिर बोलेगा ये क्लोज हॉलो स्फीयर है सर कि सॉलिड स्फीयर है, पूछते हैं बच्चे है ना। तो ये भाई सरफेस की बात हो रही है, सरफेस मतलब क्या, ओनली बाउंड्री, है ना, ओनली बाउंड्री, मतलब हम लोग अंदर कुछ नहीं मानेंगे, हमें सिर्फ बाहर से ही मतलब है। चल आगे बढ़े, देख बच्चा कहता है क्लोज सरफेस ऑफ एनी आर्बिट्ररी शेप इज कंसीडर्ड इन ए रीजन ऑफ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अगर चार्जेस फैले हैं बेटा, है ना, और उसमें तुम क्लोज सरफेस चुनो, है ना, देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, है ना बेटा। इस वर्ड को एकदम ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट से संबंध बहुत जोड़ता है बेटा, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो हम सबका लेंगे। क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, जो चार्ज अंदर है उसका भी, जो चार्ज बाहर है उसका भी, है ना बेटा। देन लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, है ना बेटा।
comes to be directly proportional to, comes to be directly proportional to, है ना बच्चा, directly proportional to total charge enclosed, total charge enclosed in that surface, है ना बेटा, उस सरफेस में जितना चार्ज आ गया, है ना बच्चा, सिर्फ उसी का आएगा फ्लक्स। समझे बच्चा? जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं बेटा कि यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस ऐसे फैले हुए हैं बेटा, है ना, बहुत सारे चार्जेस यहाँ फैले हुए हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4, है ना बच्चा, और मैंने एक क्लोज सरफेस ऐसे चुना बेटा कि इसमें सिर्फ 3 चार्ज आए। क्या आए? Q1 आया, Q2 आया, Q3 आया, बाकी कोई नहीं आया बेटा इसके अंदर, है ना। लेकिन जब तुम किसी भी एरिया से फ्लक्स निकालोगे, है ना बेटा, तो फ्लक्स निकालने के लिए तुम जो ds एरिया लोगे, है ना बेटा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे बेटा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रहे किसी एक का नहीं है बेटा, है ना, ये सबका इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो अंदर वाला चार्ज था वो भी और बाहर वाला चार्ज था वो भी, किसी भी चार्ज को हम छोड़ेंगे नहीं, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम सारे चार्ज को लेंगे, ठीक है। लेकिन जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फ्लक्स निकालेंगे, है ना, इस पूरे क्लोज सरफेस से, है ना बेटा, तो E डॉट ds इंटीग्रेशन के बाद मैंने ऐसा एक सिंबल बोल दिया। इस सिंबल का मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटीग्रेशन। सरफेस यहां हो गया, समझे बच्चा? ऐसे पढ़ेंगे, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, समझे बेटा? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, है ना बच्चा। ds सरफेस है ना। अगर यहां लिख दूं मैं dl, अगर ds की बजाय मैं लिख दूं क्या? dl, है ना, तो क्या कहोगे? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चा। अब बोलो क्लोज का मतलब क्या होता है? देख बेटा, क्लोज का लिखा रहेगा सब जगह, है ना बेटा, लेकिन ये बताता कोई मतलब नहीं है इसका। समझ बेटा, ध्यान रहे इस बात का। क्लोज का मतलब ये होता है कि जहां से चले वहीं वापस आ गए, समझे बेटा? ठीक है ना। क्लोज का मतलब ये होता है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, समझ गया? हम क्लोज का इस्तेमाल कब करेंगे? जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट बराबर हो बेटा, तो हम कहेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसका जब रिजल्ट निकाला गया बच्चा, तो इसका रिजल्ट जो आया, क्या आया? चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। समझा बच्चा? है ना। इसका मतलब रूल क्या बना? रूल बना किसी भी फ्लक्स को कैलकुलेट करो किसी भी क्लोज सरफेस से, है ना बच्चा, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, जितना चार्ज उसके अंदर आ गया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। यही हमारा गॉस लॉ है। बात समझ गया ना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बेटा किसी में भेदभाव नहीं किया, है ना। हमने फ्लक्स निकालने के लिए भेदभाव किसी में नहीं किया, लेकिन हुआ क्या कि बाहर वाले चार्जेस का फ्लक्स 0 आ गया, तो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस का फ्लक्स बच गया। समझ में आया ना? फटाफट लिख लो। दुबाएं लिख रही है कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा रियल में नहीं है, तो फिर लॉ पढ़ने की क्या जरूरत है? वाह 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 वाह, ये बहुत बढ़िया बात बोला तुम बच्चा। अब तो कुछ सोच, तेरे को घर से मार्केट जाना है, और तुमको पता है घर से निकलना है और मॉल में जाना है ना, तो सड़क के थ्रू होके ही जाएगा ना रे, बोल, है ना। हालांकि तुम्हें सड़क से कुछ काम नहीं था, तुम्हारा काम तो मॉल में था, लेकिन सड़क से गुजरना पड़ेगा ना बच्चा, सड़क से गुजरना पड़ेगा ना। वही वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से गुजरना ही पड़ेगा जहां तुमको पहुंचना है। हर्षित लिख रहा है क्या? बेहतरीन एग्जांपल दिया सर। हाँ, एग्जाम्पल तो अच्छा ही देता हूँ मैं, किसी को समझ में नहीं आता वो अलग बात है।
नहीं सर, एग्जाम मतलब एकदम रियलिस्टिक था। तो सटीक बैठा है, एकदम सटीक। एकदम निशाने चढ़ जाओ उधर। तुम्हें समझ में आता है, ये अच्छी बात है। लोकेश लिखा सर यहाँ क्लोज की जगह ओपन सरफेस हुआ तो क्या होगा? बेटा ओपन सरफेस अगर होगा ना तो वो डिपेंड करता है कि ओपन सरफेस कितना बड़ा है ना, उसके आधार पे हम फैसला करेंगे कि रिजल्ट क्या है। ओपन सरफेस का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है बच्चा। अब चले बच्चे डिस्कस करें हम लोग होमवर्क। अब निकला जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीट। एक्सरसाइज 3 में दिया था मैंने होमवर्क। चलो सबका लिखा हुआ हो गया ना? देख बेटा मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 1 से लेके 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना सर। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना, चलो देखा जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना यार, बोनी खराब हो गया है ना। जब बोनी खराब हो जाता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है ना। हाँ सर। बात तो सही बोलता हूँ मैं। जब बोनी खराब होता है धंधा खराब हो गया लगता है पूरे दिन का। जल्दी नहीं है। तो ये जो होती है घटना तुम्हारे साथ, घटना या दुर्घटना जो कहो, ये दुनिया में हर किसी के साथ होती है ना? दुर्घटना ही है सर। हाँ दुर्घटना ही बोलो। ये दुर्घटना हर किसी के साथ होती है। कोई न हर किसी के साथ कभी न कभी किसी न किसी चैप्टर में ऐसा जरूर आता है बेटा कि होमवर्क का पहला सवाल नहीं बनता है। हाँ ऐसा होता है हर बच्चे के किसी न किसी चैप्टर में किसी न किसी होमवर्क में ऐसा जरूर होता है बच्चा। हाँ सर। है ना? ठीक। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना होता है। फ्रस्ट्रेशन सबको आता है लेकिन जल्दी उससे बाहर निकल जाओ। सफल असफल लोगों में ही अंतर होता है बच्चा। असफल लोग दुख से डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। सफल लोग दुख से कुछ सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। पहला चलो दूसरा बच्चा। क्वेश्चन नहीं बनता सर, उस दिन एक भी क्वेश्चन नहीं बनता सर। फिर बोलो क्या? ऐसा भी नहीं पहला है। दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता सर, उस दिन एक भी क्वेश्चन नहीं बनता सर। हाँ ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, सही मायने में होता क्या है? सही मायने में होता यह है कि पहला क्वेश्चन बनाया नहीं बना, दूसरा बनाया वो भी नहीं बना। ठीक। अब जब तीसरा बनाते हैं ना बेटा तो आधे मन से बनाते हैं। पहले ही थोड़ा सा मन हमारा हारा हुआ होता है तो तीसरा क्वेश्चन जो बनने वाला होता है वो भी नहीं बनता है ना। फिर लगता है चौथा पांचवा जो बनाते हो हिम्मत करके, चलो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तुम्हारा मन से होता नहीं कोशिश, आधा मन पहले से हारा हुआ होता है बेटा, है ना। तो क्वेश्चन जब पढ़ते होगे तो कोई एक आध लाइन छूट जाती होगी या कोई एक लाइन दिमाग में बैठा ही नहीं और क्वेश्चन ट्राई करते जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि एक डाटा हम क्वेश्चन में छोड़ चुके हैं, और सर है ना। एक जब ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है सर। सर ऐसे बीच में सर अगर एक क्वेश्चन बन जाए तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। हाँ एकदम सही बात, सही बात। हाँ तो इस मोटिवेशन को पाने के लिए कम से कम उस फ्रस्ट्रेशन से गुजरना जरूरी होता है बच्चा, है ना। जैसे कि तेरे को अगर भूख लगी हो और अच्छी मिठाई खाने को मिल जाए, अच्छा खाना खाने को मिल जाए तो अच्छा लगता है ना। तो अच्छा खाना मिला, वो खाना अच्छा लगने के लिए पहले भूखा आना पड़ेगा, है ना। उस दुख से गुजरना होगा तो अच्छा ही मिलेगी आगे। सर बिना सुन नहीं भूख पाया अच्छा आपकी खाना दे दो motivation सर से। खा लेंगे। चलो सॉल्व करें क्वेश्चन, टाइम कम बचा है। देखो बच्चा कहता है कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्ज बेटा Q/3 Q/3 2Q/3, है ना। इसको रख दिया हमने A B और C पे। ठीक बच्चा। टेक O टू बी द सेंटर ऑफ सर्किल और एंगल दिया बेटा CAB बराबर 60 डिग्री। देख तो बच्चा ये एक सर्किल हो गया रे, इस सर्किल में एक पॉइंट चुना गया, इधर हमारा A और इसका बेटा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हमारा क्या है B, और यहां से एक पॉइंट आया बच्चा C, यहां से ऐसे मिला दिए तो ये पक्का है कि एंगल 90 डिग्री होगा ना बेटा। और ये हमारा एंगल दिया है बेटा 60 डिग्री, तो साफ दिख गया ये है 2R, तो ये हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा R√3। बोलो बच्चा होगा? हाँ सर। अब कहता है A पे हमारा है Q/3, B पे है बेटा Q/3,
सी पे है -2q/3। ठीक है, अब आते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज, O वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो देखते बच्चा, इस वाले पॉइंट की अगर बात करूं तो ये लाइन इसके एकदम सीधे में है ना, बोलो, है ना। तो देख बच्चा, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड साफ दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, बोलो होगा। हाँ सर। इन दोनों का फील्ड कैंसिल, खाली इसी का बचेगा फील्ड ना बेटा अंदर की तरफ। Yes, तो sir. रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा, K के बाद Q हो गया 2q/3 डिवाइड बाई क्या R²। बोलो बच्चा, तो देखो आया कि नहीं आया, नहीं आया ना। नहीं तो ऑप्शन नंबर ए गलत, डायरेक्शन सही था लेकिन मैग्नीट्यूड गड़बड़ है। बी कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना बच्चा। सुनना गौर से, इसमें ज्यादा दिमाग लगा करके ज्यादा कैलकुलेट करके समय बर्बाद नहीं करना है ना। डाटा को देखते ही तुम पकड़ लोगे। देखो तो बेटा, 0 होने के लिए क्या जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। Yes, sir. अब Symmetry. सोच, जब तू इन दोनों का निकालेगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो चार्जेस को देखो, डिस्टेंस को देखो, देखा। Yes. अब चलो इन दोनों को देखो बेटा, चार्जेस को देखो बच्चा, डिस्टेंस को देखो। अब इसका निकालो एनर्जी, यहां देखो बेटा, चार्जेस को देखो बेटा, डिस्टेंस को देखो, क्या दिख रहा है, इसमें तो √3 का फैक्टर आ रहा है। Yes, sir. नहीं हो सर, क्या इधर आने की संभावना थी कहीं, नहीं सर। No, sir. तो कैंसिल नहीं हो पाएगा ना पक्का। तो निकाल करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ना बच्चा, बोलो। नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज C एंड B, C एंड B के बीच में फोर्स बच्चा, इसका फोर्स KQ1Q2/R², है ना बच्चा। ये निकाल लेते हैं, सीधे देखो तो K हो गया 1/4π ऑप्शन नोट Q1 Q2, 2q/3, फिर q/3 डिवाइड बाई स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3r²। कितना हुआ, 2 से कट गया बेटा 2, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 नीचे आना चाहिए, आ रहा है, आ रहा है। तो सही है बच्चा। अब चलो डी वाले पॉइंट पे, ओ वाले पॉइंट का पोटेंशियल बता दो बेटा। इस ओ वाले पॉइंट से सबसे ज्यादा दूर कौन है, सब बराबर दूरी पे है, सब बराबर दूरी पे बेटा। तो जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, देखो हाँ, इसका मतलब पोटेंशियल 0 हो जाएगा। yes, sir. तो डी गलत है, बात समझ में आ गई। आगे चलो, 2 3 4 5 थर्ड क्वेश्चन बताओ। थर्ड क्वेश्चन पूछना है, 4 ही पूछना है, तो Fourth, पूरा ही देख sir. लो बच्चा, फिर देखो पूरा देख लो। कॉम्प्रिहेंशन है बेटा, ये कॉम्प्रिहेंशन भी दिया है हमसे, हमें क्या दिया है देख बच्चा, इसमें दिया है हमें डेंसिटी वर्सेस रेडियस। तो ये ग्राफ दिया है बेटा ऐसा, है ना, ये हमारा है बेटा ए और ये हमारा है रेडियस। ठीक है बच्चा, कहता है न्यूक्लियर चार्ज जेडी किसी स्फेयर में, न्यूक्लियस का शेप मान ले बेटा स्फेरिकल, टोटल चार्ज है जेडी, इस जेडी में इस रेडियस तक, स्मॉल ए के रेडियस तक, है ना बेटा, डेंसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद वेरिएबल है, यही कहना चाहता है ना ये। तो पहला सवाल क्या पूछा गया देखो तो बच्चा, 2 नंबर सवाल कहता क्या हमसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R = R इज। बेटा यहां पूछा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, है ना। तब सुनो ध्यान से बच्चा, यहां पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो देखो बेटा इस वाले से लेके यहां तक, है ना, हम मान सकते हैं ना बहुत सारे होलो स्फीयर, बोलो बोलो, बहुत सारे होलो स्फीयर मान सकते हैं ना बेटा, है ना। Yes, sir. एक ये होलो स्फीयर, फिर एक ये होलो स्फीयर, फिर एक होलो स्फीयर, फिर बहुत होलो स्फीयर, है ना। और उन सारे होलो स्फीयर के लिए ये बाहर वाला पॉइंट है, Yes, sir. वो सारे होलो स्फीयर के लिए बाहर वाला पॉइंट है ना बच्चा। Yes, तो sir. किसी भी एक होलो स्फीयर की बात करो तो यहाँ फील्ड क्या लिखोगे, के dq/r², बोल बच्चा, लिखोगे ना इंटीग्रेशन, Yes, sir. है ना। तो देखो के हमारा है बेटा कांस्टेंट, के हमारा है बेटा कांस्टेंट, है ना, R² भी है कांस्टेंट, तो dq का इंटीग्रेशन तो q हो जाएगा, है ना। और टोटल चार्ज सवाल में क्या दिया था, JD/R², बोलो जाएगा ना, बोलो टोटल चार्ज कितना था, ZE है बेटा। इसके मतलब देख लिया तुमने कि ए से कोई मतलब ही नहीं इसको,
सर एक चीज उसमें पूछनी थी सर, पूछो। जैसे हम होलोस्फेयर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे तो सर ए भी तो चेंज होता जाएगा, जो स्मॉल ए। बच्चा देख, अगर मान ले, अगर मैं एक हॉलो स्फीयर यहां सोचूं यस सर। और एक हॉलो स्फीयर यहां सोचूं, है ना, इसके लिए जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगी तो क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखोगी ना बच्चा, यस सर। और इसके लिए भी क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखोगे ना। यस सर। हॉलो स्फीयर के रेडियस से मतलब ही नहीं होता, समझ गया मैं? नहीं समझिए तुम? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बताओ हॉलो स्फीयर में? अंदर वाले पॉइंट पे 0 यस सर। और बाहर वाले पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर। यस सर। ये के क्यू बाई आर स्क्वायर में आर क्या होता है? सर डिस्टेंस डिस्टेंस वो होता है। डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर। यस सर। ये दोनों से किसी फॉर्मूले में उस स्फीयर का रेडियस है क्या? नहीं सर। अब समझ में आ गई बात? यस सर। थर्ड देखो, कहता है फॉर ए इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ डी इज, कहता है बेटा ए अगर 0 कर दिया जाए तो इस डी की वैल्यू क्या होगी? तो देख बच्चा, अगर ए को 0 कर दें तो ए को हम 0 कर देंगे बेटा तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा ना, बोलो बोलो बच्चा, बन जाएगा ना? अगर ए को 0 कर दिया जाए तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी कैसे बन जाएगा, बोलो? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो माइनस m इंटू एक्स प्लस सी, बोल बच्चा, होगा? होगा ना बेटा? ठीक। अब सोचो, इस हॉलो स्फीयर में अगर यहाँ dr का माना जाए थिकनेस, है ना बच्चा, तो इस वाले का चार्ज dq क्या बोलेंगे, बोलो? dq क्या बोलेंगे? कहेंगे डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, बोलो बच्चा, बोलेंगे ना? यस सर। अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है ये? जेडी है ना बच्चा? अब इसको पुट कर ले, माइनस डी बाई आर आर प्लस डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, बोलो बच्चा, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लो और डी तुम्हारा निकल गया, ठीक है बच्चा? 4 नंबर देखो, कहता इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इन जनरली ऑब्जर्व्ड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, दिस इंप्लाइज, कहता है बेटा अंदर वाले किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो आर पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है, मतलब E इक्वल टू कॉन्स्टेंट K इंटू आर प्लस M, K और M कॉन्स्टेंट है बच्चा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है बच्चा, है ना? तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर, तो यहाँ पे हो गया, क्या बोल सकते हैं बेटा कि E माइनस M जो है बेटा ये प्रोपोर्शनल टू आर हो गया ना, बोलो बोलो बच्चा, ठीक? अब याद करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जो होता है बेटा ये सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर के अंदर होता है ना, के क्यू बाई आर क्यू, याद आया? सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर अगर हो तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। ए क्यू आर बाई आर क्यू होता है ना बेटा? यस सर। तो ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर जैसा हो गया ना, बोलो? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना बेटा, बोलो? इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मानना है मुझे बेटा, है ना? तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अगर तुम मानते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही वाली कांस्टेंट वैल्यू पूरे रेडियस में है बच्चा, बोलो? इसका मतलब ए जो है वो आर तक होना चाहिए एक्सटेंड, ए जो है बेटा वो आर तक होना चाहिए एक्सटेंड, क्योंकि पूरे में डेंसिटी होना चाहिए कांस्टेंट, बोलो? ये बात समझ में आई? आ गई। 5 नंबर देखो बच्चा, स्टेटमेंट 1, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस the earth is used as a reference at zero potential in electrical circuit, कहता है बेटा अर्थ को 0 माना जाता है पोटेंशियल, सही बात है ये? the electric potential of a sphere of radius r with a charge q uniformly distributed on the surface is given by k q by r, बोलो बेटा? किसी भी स्फीयर पे जिसपे चार्ज कैपिटल Q हो बेटा
है ना, उस कैपिटल का चार्ज क्यू के स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोलो बोलो, उस कैपिटल क्यू चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ by R. के क्यू बाय आर। R. और के क्या हुआ? 1/4 pi epsilon naught. 1/4 पाई एप्सिलॉन Epsilon नॉट। naught. बिल्कुल सही कहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा? तो अब बताओ, अगर हम कहें कि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, बात सही है ना? स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है, ये भी सही है। Yes sir. Yes sir. तो दोनों स्टेटमेंट सही है ना बेटा? Yes sir. इसका मतलब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, है ना? अब सोच के बताओ, क्या अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों मानते हो? Sir reference के लिए. रेफरेंस क्यों ना मानते हो बच्चा? Yes sir. इस फॉर्मूले से तो नहीं निकालते हो ना? No sir. No sir. इसका मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है, और लेकिन ये दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। समझ में आ गया बात? Yes sir. Yes sir. ठीक है बच्चा, चलो फिर तो अब बाकी बचे हुए होमवर्क कल करते हैं डिस्कस, पार्ट है 3 ना? भी बचा हुआ है करने को। क्या बच्चा? पार्ट 3 भी डिस्कशन नहीं हुआ, आधा ही हुआ था। किसका पार्ट 3 में? तो पार्ट 2 3 पार्ट का 3। भी, हाँ एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का 5 तक ही हुआ था डिस्कशन। अच्छा, तो मुझे कल याद दिलाना, फिर पूरा कर लेंगे कल डिस्कस। थोड़ा पहले स्टार्ट करेंगे डिस्कशन करना, ठीक है। ठीक है? और होमवर्क नहीं दे रहा तुमको आगे, तुम रिवाइज करो, तेरा संडे को टेस्ट है ना इस बार। यस सर। चलो रिवाइज करो चीजों को। चलो इतना ही बच्चा आज के लिए, बाय बाय सर। बाय बच्चा, Bye. Bye sir. गुड बाय सर। हाँ बेटा बाय।